अच्छा, चलिए हम शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तमाम पार्टिसिपेंट्स आते जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइम टू टेक कंट्रोल। अब टाइम होता है खुद को जानने का, खुद को कंट्रोल करने का, कि आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है एक सक्सीड कर सकते हैं, कामयाबी की सीढ़ी की तरफ चढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने बता दिया था कि बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर की हमने काफ़ी पिछले जो सेशन था उसमें हमने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी थी, काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, उनके लिए मुफीद नहीं है। सबसे पहली है कॉलेज एजुकेशन। एजुकेशन से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर की, याद रहे, बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर की बात होती है। उसके बाद है डिग्री। डिग्री से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। फिर जो सबसे तीसरी जो चीज़ है वो सबसे बड़ी चीज़ है ईगो। जैसा कि कल बात हुई थी कि ईगो जो है आपके सराउंडिंग में एक शेल है, आपने उस शेल को तोड़ा तो आप आगे कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो रॉबर्ट्स जो है यहाँ पे ईगो के बारे में बताता है, योर ईगो इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू योर सक्सेस। आपकी जो ईगो है वो आपकी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल है। आप इस मुश्किल को तोड़ के आगे निकल जाते हैं तो कामयाबी इतनी दूर नहीं है। तो अपना मैं खुद का एक बताऊं कि मेरे अंदर भी पहले बड़ी ईगो थी। हम जो है, हमारी फैमिली जो है, हम प्लांटेशन करते थे, हम सब्जियां वगैरह लगाते थे। तो हमारी गली में कोई भी सब्जी वगैरह नहीं लगाता था ऐसे ना, प्लॉट में, साथ ही प्लॉट था तो हम वहाँ सब्जियां लगाते थे। तो उस वक्त मेरे अंदर ईगो थी कि लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, लोग क्या सोचेंगे, इसको आपने अपने माइंड से निकालना है। ईगो देखना आपकी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ठीक है। अगला जो है हमारे पास है पॉइंट, योर ई एंड एस माइंडसेट। बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर बनने के लिए आपको जो ई और एस की वाले जो इमोशंस जो हैं, एक्शंस जो हैं, उनकी जो सोच जो है, उनसे निकलना पड़ेगा। आपने माइंडसेट जो है ई और एस वाला आपने अपने अंदर नहीं रखना। आपने बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर बनना है ना, तो आप ई और एस वाले माइंडसेट अगर रखेंगे तो आप ई और एस ही रहेंगे। आप कभी भी बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते। तो बिजनेस ऑनर बनने के लिए आपके इमोशंस, आपके एक्शंस, आपकी सोच, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, कि तब आप बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर बन सकते हैं। और अगला है योर इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर बनने के लिए। एक लीडर वो होता है जो अपने एक्शन पर, यानी कि जो वो अमल करता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो अगर सही करता है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो गलत करता है तब भी उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर वो मिस्टेक करता है वो उसके रिस्पॉन्सिबल है। मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप सक्सीड नहीं कर सकते। पहले भी हमने बात की, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अच्छा, वो कौन सी चीजें हैं जो आप ये इम्प्लीमेंट करके आप बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर बन सकते हैं? तो सबसे मेन जो चीज़ है वो आपका होना चाहिए एक गोल, मिशन, एक आपका ड्रीम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपका विजन होना चाहिए। रिसेंट हमारा जो सेशन हुआ उसमें हमने विजन बड़ी डिटेल में हमने समझा। तो आपके जो माइंड में जो है एक इमेज होनी चाहिए कि आप अपने अपने आप को जो है 5-6 सालों में आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप अपने माइंड में इमेज बनाएं। तो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपके इरादे पुख्ता होने चाहिए। और लाइफ में जो है आप नई चीजें ट्राई करें, नई चीजों से घबराएं मत। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड योर प्लेस इन कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अपने आप को इवेल्युएट करें कि आप अभी किस क्वाड्रेंट में हैं। आप अपने इमोशंस को देखें, आप किस तरह सोचते हैं। आप एम्प्लॉय की तरह सोचते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय की तरह सोचते हैं, या बिजनेस ओनर की तरह सोचते हैं, या इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं। ठीक है। अपने एक्शंस को इवेल्युएट करें, अपने एक्शंस को देखें कि आप किस तरह के एक्शन परफॉर्म करते हैं, आपका क्या अमल है।
ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय में हैं तो आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करें थ्रू योर इमोशंस, एक्शन, फीलिंग्स, सोच, थिंकिंग। तो इससे जो है स्टेप बाय स्टेप आप अपना क्वाड्रेंट चेंज करते जाएंगे। और अगला जो है परसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप अपने गोल के लिए इस्तेकामत मतलब परसिस्टेंस रहें आप। फिर उसके बाद जो है करेज टू टेक रिस्क है। आप रिस्क लेने से घबराएं मत। ठीक है, अगर आप लेते हैं तो अगर फेलियर, फिर वही बात आ गई, फेलियर अगर मिस्टेक कर देते हैं तो फेलियर है पार्ट ऑफ लाइफ सक्सेस। आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि आप रिस्क ले सकें। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्या कहता है, रॉबर्ट कहता है कि डोंट रन फॉर मनी, लेट मनी रन फॉर यू। यहाँ पे ESBI तमाम क्वाड्रेंट्स इसमें आते हैं। पहले आप हिस्सा देखें, डोंट रन फॉर मनी। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है वो पैसे के लिए भागता रहता है, सारा सारा दिन काम करता है, पैसे के लिए भागता है ना, पैसा हासिल करने के लिए भागता है। जबकि दूसरे आप क्वेश्चन में देखें, लेट मनी रन फॉर यू। बिजनेस ओनर इन्वेस्टर ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें पैसा उनके पास खुद चल के आता है, क्योंकि वो सिस्टम तो बन चुका है, उस सिस्टम में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो खुद थोड़ी ना काम कर रहे हैं, पैसा उनके पास खुद चल के आएगा। अच्छा, व्हाट इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट? हमारा जो ट्रेडिशनल, हमारी जो सोसाइटी में एक रिवाज है, मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट सा, कि बच्चा पैदा होता है, उसको अच्छे स्कूल में दाखिल किया जाता है, फिर उसको कहा जाता है कि तुम अच्छे ग्रेड्स लो, अच्छे नंबर लो, नंबरों की दौड़ में लगा दिया जाता है उसको। फिर उसको कॉलेज में दाखिला किया जाता है उसका, कि तुम अच्छे FA FSC अच्छे नंबरों से पास करो ताकि तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में डिग्री मिले, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, वहाँ से तुम डिग्री हासिल करो, एक अच्छी डिग्री जो एक हाई पेइंग जॉब के लिए होती है। तो जॉब सर्च करने के लिए निकल जाता है, जॉब मिलती है उसको, और सबसे बड़ा एम यही होता है कि एक सेफ, सिक्योर और हाई पेइंग जॉब उसको मिले, जिसमें उसको पैसे, सैलरी उसको ज़्यादा मिले, उसकी जॉब जो सिक्योर हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब की एग्जांपल ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब से वो सिक्योर ही होती है ना, उसके साथ उसको बेनिफिट्स भी मिले, यानी कि मेडिकल मिले, ठीक है, उसकी इंश्योरेंस वगैरह मिले, उसको फ्यूल मिले, ट्रैवल का जो होता है एक्सपेंसेस उसको वो जॉब से मिले। तो ये जो है हमारा जो ट्रेडिशनल जो सोसाइटी में रिवाज बना हुआ जो है, हमारी सोसाइटी में जो रिवाज बना हुआ है, तो वो ये है कि एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। तो रॉबर्ट यहाँ पे कहता है कि एजुकेशन से आप जॉब तो ले रहे हैं, लेकिन जॉब जो है आने वाले वक्त में जो है वो खत्म होती जा रही है। आपको भी पता है कि टेक्नोलॉजी किस तरह परवान चढ़ती जा रही है, दिन ब दिन कोई ना कोई इजाद होती जा रही है। तो बैंक की एग्जांपल लूंगा। बैंक्स में अब क्या हो रहा है कि आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, आपने फंड्स वगैरह ट्रांसफर करने हैं, आपने मोबाइल एप्लीकेशन से कर लिया, कोई भी कुछ भी करना है बैंक से रिलेटेड काम तो आपकी हाथ में है, वो आपने एक क्लिक पे आपका वो काम पूरा हो जाता है, तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो आप काम एक क्लिक पे कर रहे हैं, पहले क्या होता था कि वो काम उनका स्टाफ किया करता था बैंक वालों का। तो बैंक वालों को स्टाफ रख कर उनको क्या फायदा हो रहा है, जबकि उनका काम जो है एक क्लिक के ऊपर हो रहा है उनकी उस पे मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो उस स्टाफ को निकालते जा रहे हैं ऐसा इसका। तो इस तरह ही जॉब खत्म होती जा रही है। अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, एचबीएल जो बैंक है उसमें मैंने अकाउंट खुलवाया, तो उनके मैनेजर से बात हुई, तो अच्छी गपशप होगी। तो मैनेजर बताता है कि हम जो है, हमारा वो पूरा एक क्राइटेरिया बनता है, उनके बोनसेस वगैरह होते हैं,
तो उसमें एक ये बोनस भी है उनका कि आप कितने लोगों को ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन उनकी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी उनको बोनस मिलता है। तो मैं समझ गया कि इस तरह ये हो रहा है कि आप वो जो है कस्टमर ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन वो काम करेंगे, बैंक नहीं आएंगे। तो बैंक जब नहीं आएंगे वो मैनेजर की भी छुट्टी। तब उसको ये नहीं पता कि उसके ऊपर जो है एक तरह से छुरी लटक रही है, तो कभी भी आके उसके गले में घुस जानी है। तो वो तो खुशी से बता रहा है, उसको तो बेनिफिट ही नजर आ रहा है ना। तो उसको ये समझ नहीं है कि मेरी जॉब आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगी। या एजुकेशन में बताता चलूँ, मैं एजुकेशन को वो उसका वो नुकसान दे नहीं कह रहा मैं, एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन एजुकेशन दरअसल जो है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए होती है एजुकेशन, ठीक है, अच्छे और बुरे में फ़र्क जानने के लिए होती है एजुकेशन, ना कि जो हमारी सोसाइटी का एक साइकिल बना हुआ है जहाँ पे बच्चे जो हैं ख़राब हो रहे हैं, अपने बच्चे जो हैं अब नंबरों की दौड़ में लग के फिर जॉब के लिए जा रहे हैं। तो आजकल भी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस जो भी है ये जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को, बच्चे यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। तो हमने इनको बदलना है। अच्छा, हार्ड वर्क विल नॉट मेक यू रिच। यहाँ पे बात हो रही है ई और एस वालों की, यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉय को क्या कहा जाता है सोसाइटी में कि तुम जितना काम करोगे तुम्हें उतना मिलेगा, और जबकि वही एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप को कह रहे होते हैं कि मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो मिल तो थोड़ा सा ही है, इतना सा ही मिल रहा है। जबकि पता है कि इतना 18-18, 20-20 घंटे वो दुकान खोल के रखते हैं, 18-18 नहीं तो 16-16 घंटे जो है वो दुकान खोल के रखते हैं अपनी सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, और उनको मिल थोड़ा सा रहा है। लेकिन फिर भी जो है लोग जो है इस पर बिलीव नहीं करते, इसके ऊपर बिलीव नहीं करते लोग, जबकि पता है कि पैसा थोड़ा मिल रहा है। तो आप आगे का सोचो यार, लेकिन उसी पे बस लगे रहना है। तो जिसने रैट रेस पहले बताया कि वो रैट रेस में लगे हुए हैं कि वो अपने खर्चे बस पूरे कर रहे हैं, तो वो अपनी वेल्थ नहीं बनाते। तो वेल्थ और रिचनेस में मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस कर दूं। प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी के ना दो रास्ते हैं, एक रिचनेस है और एक वेल्थी है। रिचनेस क्या होता है? एक बंदा जो है कंपनीज बनाता जाता है, बनाता रहता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है, वो रिचनेस की तरफ चला गया। एक बंदा है वो पैसा कमा के प्रॉपर्टी बनाता जाता है, चाहे वो रियल इस्टेट हो या घर वगैरह हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, बस प्रॉपर्टी बनाता जाता है। तो रिच जो बंदा होगा, यानी कि अमीर बंदा जो होगा, वो गरीब हो जाएगा, लेकिन वेल्दी पर्सन कांट बी पुअर, कभी भी गरीब नहीं हो सकता। रॉबर्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है, जितनी भी उसने बुक्स लिखी हैं रॉबर्ट की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जितना भी ये कोर्स हमारा डिजाइन किया वो रॉबर्ट की बुक्स के ऊपर बेस करता है। तो रॉबर्ट अपनी बुक में लिखता है कि मैं ऐसे कई सौ हजारों लोगों को जानता हूँ जो रिच रिच हो गए, अमीर हो गए, रिचनेस से वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ चले गए, लेकिन मैंने उनको देखा है कि उनके पास 3 वक्त का खाना भी नहीं होता। और मैंने वेल्दी पर्सन ऐसा अपनी लाइफ में नहीं देखा जो 3 वक्त के लिए रो रहा हो। वेल्दी है तो बस वेल्दी है, वो उसका डिक्लाइन कभी नहीं आया। रिच पीपल, रिच अमीर बंदों का डिक्लाइन आया है, लेकिन वेल्दी पीपल का कभी नहीं आया। तो ये दो रास्ते हैं, रिचनेस और वेल्दी। अच्छा, हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। वहां पे बात हो रही थी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय,
कि वो सख्त मेहनत करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं और मिलता कितना सा, इतना सा। अब यहाँ पे बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर इन्वेस्टर क्या करते हैं, 8 से 10 घंटे जो है अपना एक, हमने पहले समझ लिया ना कि सिस्टम वो बनाते हैं बिजनेस ओनर इन्वेस्टर, जिस सिस्टम में वो उनके एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं और एम्प्लॉय उनको इनकम जनरेट करके दे रहे होते हैं। तो बिजनेस ओनर जो है अपने सिस्टम के ऊपर 8 से 10 घंटे काम करते हैं और उनको ढेर सारा मिलता है, जबकि वो 16-16 घंटे काम करते हैं एम्प्लॉयर सेल्फ में, उनको इतना सा मिलता है। ठीक हो गया। अब अगला जो है, डोंट बिलीव इन द गेट रिच स्कीम्स लाइक लॉटरी। तो ये बहुत मजे की बात करते हैं रॉबर्ट यहाँ पे कि लॉटरी अगर आपको मिल जाती है, ठीक है, मिसाल के तौर पर 5 करोड़, जितना इमेजिन कर सकते हैं आप कर लें, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ की लॉटरी अगर आपको मिल जाती है, प्राइस बॉन्ड हो गए, ठीक है, वो आपकी प्राइस बॉन्ड निकल आते हैं, लॉटरी निकल आती है, तो इससे आप रिच नहीं होते, ना आप वेल्दी बनते हैं, आप एक टेम्परेरी रिच बन जाते हैं। 3 से 5 सालों में आप उसी पोजीशन में आ जाएंगे जिस पोजीशन में आप पहले थे लॉटरी मिलने से पहले या प्राइस बॉन्ड मिलने से पहले। अपनी एक स्टोरी शेयर करता है रॉबर्ट कि उसका एक दोस्त था, $10,000 की उसकी लॉटरी निकलती है, ये बात है 1970s की। तो $10,000 दौर में बहुत अमाउंट हुआ करती है, बल्कि आज भी है। तो $10,000 की उसकी लॉटरी निकलती है और वो जो है घर ले लेता है, गाड़ी ले लेता है, पता नहीं, मतलब प्रॉपर्टी बाय कर लेता है, और मतलब जो जो उससे हो सकता है उसने वो बाय कर लिया। तो रॉबर्ट कहते हैं कि 4 साल के अंदर अंदर मैंने उसको उसी घर में वापस आते हुए देखा जिस घर में पहले वो रहता था। यानी कि उसको लॉटरी का कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना लाइफ में, लाइफ की बात हो रही है, सफर में आप शॉर्टकट लें तो आपके लिए मुफीद है, लेकिन लाइफ में अगर आप शॉर्टकट लेंगे ना तो आपके लिए नुकसानदेह, इसमें आपका टाइम ज़ाया होगा, और टाइम जो है सबसे बड़ा एसेट है आपकी लाइफ का। दो चीजें होती हैं, एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज होती हैं। एसेट जो आपको इनकम जनरेट करके दे, लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आपका पैसा खर्च करें। आप जिस घर में रहते हैं ना वो भी आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उसका किराया पे कर रहे हैं, या अगर आपका अपना घर है तो उसके बिजली के बिल पे कर रहे हैं, फलाना ढमकाना और चीजें वगैरह। तो एसेट बिल्ड करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ना कि लाइबिलिटीज पालनी चाहिए। सही हो गया। अच्छा, अगर आपने जो है कोई सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आपको जो है 5 से 10 साल का अर्सा लगता है। होता क्या है कि 90% जो बिजनेसेस जो हैं वो पहले 5 सालों में ठप हो जाते हैं, वो नहीं चल पाते। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए आपको सब्र, सबसे पहली जो चीज जो है वो सब्र चाहिए आपको, परसिस्टेंसी चाहिए आपको, पुख्ता इरादा आपका होना चाहिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि मैं ये रिस्क लेता हूँ। ठीक है, आपके अंदर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होने चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको किस तरह फेस कर सकता हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका हार्ड वर्क होना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनर, एज ए बिजनेस ऑनर या इन्वेस्टर नहीं करते तो आप बिजनेस नहीं बना सकते। और इन पहले जो 5 साल होते हैं मुश्किल होते हैं बिजनेस के, इसमें डिक्लाइन ज्यादा आता है। इन 5 सालों में जो है बिजनेस सेल बड़ी होगी, सेल कम होती है, डिक्लाइन ज्यादा आता है। डिक्लाइन को बर्दाश्त करना होता है, जिसको फाइनेंशियल स्टेमिना भी बोला जाता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे।
रिचर्ड ब्रैंसन जो है वो एक ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर है। वो कहते हैं अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर इज ऑलवेज अनदर वन कमिंग। इंसान जो है ना, एक लाइफ की एग्जांपल है। इंसान जो है एक बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है, बसेस आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। वो बसेस क्या है? वो अपॉर्चुनिटीज। एक बस में बैठेंगे तो आप आगे चले जाएंगे, अगर मिस कर दे तो पीछे अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए। तो कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कुछ छोटी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो उसने इंसान ने खुद फैसला करना होता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी उसको अवेल करनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ कहते हैं यार इसके साथ बड़ी बैड लक है यार, इसका इसने बिजनेस शुरू किया था, चल नहीं सका। तो मेरे एक जानने वाले हैं, तो मैंने भी उनसे बड़ा कुछ सीखा है। तो उन्होंने डिलीवरी का बिजनेस शुरू किया था, तो साल 1.5 साल में उनका वो ठप हो गया, नहीं चल सका। तो उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे, और माशाल्लाह से अभी एक अच्छी अमाउंट कमा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपकी लाइफ में आती रहेंगी। आप अपने खुद डीप सोचें। आप अगर अपनी पीछे जो पास आपने जो लाइफ गुजार दी है, तो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं? एक नहीं होगी, लाखों की तादाद में अपॉर्चुनिटीज होगी लाइफ में। अच्छा, अब कंट्रोल किस पे करना है हमने? हमने पहले समझ लिया कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रोडक्ट उसके पास होती है, और वो अपने पहले कस्टमर बनाता है। ठीक है, वो जब टर्नओवर बन जाता है तो वो इन्वेस्टर शामिल करता है, यानी कि इन्वेस्ट करता है उस अपने बिजनेस में इन्वेस्टर के जरिए। फिर जो है आगे वो एम्प्लॉयज रख लेता है अपने उस बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पे किसके ऊपर कंट्रोल करना है हमने और किस पे नहीं करना कंट्रोल। आप जो है अपने कस्टमर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। कस्टमर इज द किंग। वो अगर गलत कहेगा तो आपको सही मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज आ जा रहे हैं तो उससे आपने घबराना नहीं। और तीसरी, इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है हमारे जो पाकिस्तान है, इसमें पिछले दिनों में बड़ा इकोनॉमी बहुत गिरी है हमारी। तो हर कोई यही कह रहा है कि हुकूमत ने ये किया तो वो किया। ये तो ईएस माइंडसेट वाले लोग हैं, पहले बताया आपको। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो कभी भी इकोनॉमी को देख के अपनी इनकम डिसाइड नहीं करता। वो अपनी इनकम को बढ़ाने के मल्टीपल मल्टीपल वेज देखता है कि मैं अपनी इनकम को कितना बढ़ा सकता हूँ। इनको इकोनॉमी जितनी गिरती जाए, ठीक है, वो ये नहीं कहेगा कि इकोनॉमी की वजह से मेरी इनकम कम हो गई है। वो उल्ट वो जो है वो इनकम बढ़ाने के जरिए सोचेगा। सही हो गया? हमारे हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में महंगाई बहुत है। लोग यही कहते हैं कि ये चीज महंगी होगी, फलाना महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, ढमकाना शमकाना। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप जो खुद कमा रहे हैं वो तो है ना आपके कंट्रोल में। आप चाहें तो जितना आप कमा रहे हैं उतना ही कमाते रहें, या फिर आप और ज्यादा कमा सकना चाहते हैं तो आप कमा सकते हैं। तो मल्टीपल वेज हैं इनकम बढ़ाने के। अच्छा, बिजनेसेस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो पहले बताया मैंने कि 90% जो बिजनेसेस होते हैं, नए स्टार्टअप्स वगैरह जो होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक चलते हैं। 5 साल से पहले पहले ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक मुझे स्टोरी याद आ गई रॉबर्ट टी कियोसाकी की। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था अपनी, वो टीन एज में था तब उस वक्त। तो रॉबर्ट को जो है ना अपनी स्कूल लाइफ से जो है पैसा कमाने का बहुत शौक था। वो अपने रिच डैड से उसने बड़ी ट्रेनिंग ली है। तो टीन एज में जो है वो अपने रिच डैड के पास जाता है, उनको बताता है कि जी मैं और मेरे दोस्तों ने जो है प्लान किया कि हम स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो आप हमें ना पैसे दे दें।
रिच डैड और पुअर डैड जो है वो पहले बता चुके हैं कि पुअर डैड उसका हकीकी बाप था और रिच डैड जो है उसके दोस्त का मुंह बोला बाप था। तो उसके बाद जाता है रिच डैड के पास, तो वो पैसे देने से इनकार कर देता है। तो वो फिर रॉबर्ट जो है वो अपने पुअर डैड के पास जाता है। पुअर डैड के पास जब जाता है तो वो खुशी खुशी उसको पैसे दे देता है, उसका जो पुअर डैड होता है। तो वो 4 से 5 महीने में वो जो उसका जो स्टार्टअप वो शुरू करने जा रहे थे वो 4 से 5 महीने में वो खत्म हो गया। तब जाके जो है फिर उसकी जो है रिच डैड जो है वो रॉबर्ट को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है, जो कि आपने पीछे सीख चुका है कि क्या करना चाहिए। कभी भी आप दूसरे का पैसा लगाएंगे ना, आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आप खुद का पैसा लगाएंगे तब आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आपकी उस पैसे में मेहनत होगी। अगर आप खुद का पैसा लगाते उसके अंदर आपकी डिटर्मिनेशन होगी। दुनिया में कोई भी ऐसा कामयाब और अमीर बंदा ऐसा कोई नहीं है जिसने वो फेलियर ना बर्दाश्त किया हो। मतलब वो हमेशा फेल जरूर हुआ है उसने। अब मिसाल लेते हैं एलन मस्क की। उसकी एक स्पेस एक्स है कंपनी, टेस्ला तो उसकी मेन है, एक स्पेस एक्स भी है जो ये स्पेस के लिए वो जा रहा था, मून पे जा रहा था, ये इस पे शिप पे, स्पेसशिप पे। तो उसने काफी दफा ट्राई की है, वो कभी भी नहीं जा सका, लेकिन उसने हार तो नहीं मानी। वो हाथ पे हाथ लेके तो नहीं बैठ गया कि यार मैं जा नहीं पा रहा। तो उसने आगे कहीं और सोचा उसने कि मैं किस तरह जा सकता हूँ। अभी वो और काम कर रहा है। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, दोबारा मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं उनके बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियल स्टेमिना उसके अंदर, मेंटली, इमोशनली, फिजिकल स्टेबल नहीं होते हैं। और फाइनेंशियल स्टेमिना नहीं हो, जैसा मैं बताया, फाइनेंशियल स्टेमिना ये होता है कि 5 साल जो हैं बड़े क्रूशियल होते हैं आपके बिजनेस के लिए। पहले जो 5 साल जो हैं अगर आपने सरवाइव कर लिए तो आगे मोटर वे आपके लिए। इसमें जो है डिक्लाइन बहुत आता है इन पहले 5 सालों में। आपने वो अगर बर्दाश्त कर लिया तो आप आगे चल पड़ेंगे। तो जो इन 5 सालों में जो डिक्लाइन जो आता है उसको फेस करने का जो स्टेमिना, उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल स्टेमिना। और उनके अंदर सिचुएशन हैंडल करने की कुवत भी नहीं होती, तभी उनके बिजनेसेस नहीं चल पाते। तो हमने ये मेरा ख्याल में कल हमने पढ़े थे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल भी था उसमें, 4 एलिमेंट ऑफ बिजनेस हमने कल की वो सेशन था उसमें हमने पढ़े थे। तो ये कितने इंपॉर्टेंट हैं एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए। और मुझे इमोशन से और मेंटल से याद आया, हमारी सोसाइटी में एक बड़ी गलत चीज पेनिट्रेट हुई हुई है जिसका नाम लूडो है। सबने खेली होगी, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं मेरा ख्याल में बैठा और जो पार्टिसिपेंट हैं ऑनलाइन है उसमें ऐसा कोई नहीं होगा जिसने लूडो ना खेली। लूडो है क्या? तुक्का, चांस पे चलती है। आप बस सोचते रहे कि 6 आएगा, 6 आएगा, बी आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, ये तुक्का ही चल रहा है, चांस ही चल रहा है। तो बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर जो है वो कभी भी चांस पे नहीं खेलता, मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। वो हमेशा राइट डिसीजन लेता है, वो कभी भी चांस पे डिसीजन नहीं लेता। तो हमारे पास काफी ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो सर शाहिद के स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो उनको काफी पता होगा चेस के बारे में। तो चेस जो है लूडो, लूडो को जो है हम अपनी सोसाइटी से हमें निकालना चाहिए, चेस को प्ले करना चाहिए। चेस अगर खेली हो किसी ने तो उसमें जो है मल्टीपल मल्टीपल वेज में सोचना पड़ता है।
उसमें 1000 प्लस पॉसिबिलिटीज होती है। आपने ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे तमाम जगहों पे सोचना पड़ता है चेस में। तो वहां से अगर वो बच्चा वो चेस खेलता है तो सॉल्यूशन उसके दिमाग में खुद ब खुद आते हैं। जैसे कि मैं पहले बताया कि आपके जो एक्शंस हैं वो डिसाइड करेंगे आपका माइंडसेट। अगर आप ऐसी कंपनी में बैठते हैं जो सियासत की बात करते हैं, कोई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो सियासत की बात करते हैं, तो कुछ दिनों बाद आप खुद देखना कि आपको सियासी ख्यालात खुद ब खुद आने लग जाएंगे, जबकि आप पहले नहीं करते थे, क्योंकि आपको कंपनी ऐसी मिली है। तो अच्छा, जो हमने पीछे जो प्रॉब्लम्स हमने देखे थे जो फेस करने पड़ते हैं एक बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए, तो उसके जो सॉल्यूशंस हैं एक कुछ लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपका विजन होना चाहिए। अगर आप विजन ही नहीं रखेंगे तो आप कैसे बिजनेसमैन बन सकते हैं? विदाउट विजन आप चला ही नहीं सकते अपने बिजनेस को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नेवर गिव अप। कोई भी कभी भी कामयाब इंसान जो है हार नहीं मानता। एक दफा हारता है दोबारा शुरू हो जाता है। तो तीसरी बात परसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये हमेशा याद रखना है कि जो फेलियर जो है वो आपका पार्ट है सक्सेस का। और बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए जो है आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्टेबल और आपके अंदर फाइनेंशियल स्टेमिना हो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अगर आप ये 5 पॉइंट्स पे अगर आप पूरा उतरते हैं तो आप बिजनेस आपका सक्सीड कर देगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, पैसिव इनकम एक रॉबर्ट की ये दी हुई थ्योरी है। एक रॉबर्ट कहता है कि ई और एस क्वाड्रेंट वाले जो हैं वो एक टूटी की तरह होते हैं। वो टूटियां आपने देखी जो मस्जिदों में लगी हुई होती हैं, उनको दबा के रखे तो पानी आता रहता है, अगर छोड़ देंगे तो पानी नहीं आता। और बटन वाली जो होती हैं ऊपर करते हैं तो पानी आता रहेगा, छोड़ देंगे तो नहीं आएगा। तो ई और एस वाली जो है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है, वो एक टूटी की मानते हैं। उसको दबा के रखेंगे, पैसे आते रहेंगे, छोड़ देंगे, पैसे खत्म। तो जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर सकते। हमारे पास में बड़ी एग्जांपल है डॉक्टर्स की, जो कि हमारी सोसाइटी में बड़े पहचाने जाते हैं। और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एमबीबीएस करवा रहे हैं और प्राउड फील करते हैं कि हम अपने बच्चे को एमबीबीएस करा रहे हैं। बच्चा पढ़ेगा, आगे डॉक्टर मिलेंगे, लाखों रुपए कमाएगा। यहाँ पे एग्जांपल रॉबर्ट देता है कि डॉक्टर जो है वो अगर क्लिनिक जाएंगे और पेशेंट को चेक करेंगे, उनके चेकअप्स करेंगे, तब उनको पैसे आएंगे, वरना पैसे नहीं आएंगे। तो ये भी एक टूटी हो गया ना डॉक्टर, उसने भी टूटी को पकड़ के रखा हुआ है, पैसे आ रहे हैं, छोड़ दिया, पैसे खत्म। तो जबकि बिजनेस ऑन इन्वेस्टर क्या करते हैं, उस बटन वाली टूटी को ही तब्दील कर देते हैं। वो घुमाने वाली टूटी नहीं होती, वो लगा देते हैं। टूटी से मुराद है सिस्टम। वो पूरा सिस्टम ही चेंज कर देते हैं। उस सिस्टम में वो एम्प्लॉय रखते हैं, वो एम्प्लॉय काम करते रहते हैं, वो टूटी खोल के रखते हैं, पैसे आते रहते हैं, जिससे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर जाते हैं। तो इसी का नाम है पैसिव इनकम, मुसलसल आने वाली, मुसलसल आने वाला पैसा। सही हो गया। तो आज हमने ये हमारा आखिरी सेशन था, बल्कि कल का भी है, सॉरी, हमारा सेकंड लास्ट सेशन था ये आज। तो हमने ये कर लिया। तो आज के सेशन में जो है हम थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। ये हम जो सोशल वर्क्स कर रहे हैं, हमारी पूरी जो फैमिली है वो जो सोशल वर्क कर रही है, सबसे जो है हमारा मेन फोकस जो है वो प्लांटेशन पे है।
हम पिछले कोई 2011 में से हम जी13 इस्लामाबाद में रह रहे हैं। तो उसके बाद से 2000 मेरे ख्याल में 18-19 तक जो है हम खुद प्लांटेशन करते रहे। हमने कोई लाख के करीब हमने, हज़ारों की तादाद में हमने पौधे लगाए हैं, लेकिन केयर ना होने की वजह से वो डेड हो गए। तो हमने फिर क्या किया कि हम खुद पौधे तैयार करते हैं घर में, तो लोगों को कहते हैं कि आप आएँ, हमसे लें और आप इनकी केयर की ज़िम्मेदारी लें और अपने घरों में लगाएँ, पार्क्स वगैरह में लगाएँ। तो इस तरह वो ग्रो होते हैं। अगर हम खुद लगाते रहते तो वो कभी भी ग्रो ना होते। 90% जो हमने पहले लगाए हज़ारों की तादाद में, वो डेड हो चुके हैं। तो उससे हमने सीखा कि हम खुद तैयार करें और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। और इसके अलावा जो है हम उस वक़्त हमारा भी एम्प्लॉयी माइंडसेट था। जब हमने हज़ारों की तादाद में खुद ब खुद लगा दिए, ठीक है, हम समझते थे हमने बड़ा काम कर दिया। वो एम्प्लॉयी माइंडसेट था हमारा। तो अब जो है हम बिज़नेस ओनर इन्वेस्टर की कैटेगरी में आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं, टाइम लगता है थोड़ा। तो हम जो है नर्सरीज़ वग़ैरह जो हैं, वो उनको प्रमोट कर रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने अपने उसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल में आप नर्सरीज़ बनाएँ, वहाँ पे प्लांट्स को बड़ा करें, ठीक है? और घरों में भी बना सकते हैं, छोटी-छोटी क्रेट्स मिलते हैं, वहाँ पे आप पौधे रखें, वहाँ 6 से 1 साल आप वहाँ पे ग्रो करें और वो पौधे जो हैं आप बड़े पौधे लगाने का फ़ायदा, छोटे पौधे लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो बड़े पौधे लगाने से जो है उनकी जो चांसेज़ हैं बढ़ने के, वो ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हमारा कहना है कि आप जो है क्रेट में आप छोटे पौधे रखें, उनको 6 साल तक जो है आप उनकी वाटरिंग-शॉटरिंग करें, केयर वगैरह करें, बड़े हो जाएँ, तब उनको जो है बाहर लगा दें। इसके अलावा हम फिज़ियोथेरेपी की सर्विसेज़ दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, जिसमें हम माइक्रो, मैक्रो ब्लड सर्कुलेशन, जो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको हम माइक्रो और मैक्रो लेवल तक आप सर्कुलेट करते हैं बॉडी में। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी है। इसके अलावा बायो इलेक्ट्रिसिटी थेरेपी, ओज़ोन थेरेपी एंड म्यूज़िक थेरेपी है। इसके अलावा हेल्थ चेकअप्स हैं और हमारा जो मेन है वो है वेलनेस एंड फाइनेंशियल। फाइनेंशियल आपको ये भी दी जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, और वेलनेस जो है मैं कर चुका हूँ पहले। 16 से 21 जुलाई तक हमने वेलनेस का कोर्स किया था। और स्कूल कॉलेजेस में भी जो है हम ये सर्विसेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वेलनेस की भी और फाइनेंशियल की। इसके अलावा हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारा ये कोर्स है ये इसी पे बेस करता है। वेल्थ बिल्डिंग, एजुकेशन, ये जो हमारी तमाम एजुकेशन जो है ये यूएसए से है। हमने यूएसए का जो सिलेबस है हमने वो कॉपी किया हुआ है। और इसके अलावा जो है हमारी हर संडे को जो है एक यंग एंटरप्रेन्योर क्लास होती है, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक अपने-अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। कोई एक किताब पढ़ा पढ़ा देता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, ठीक है? और मैं जो हूँ ना, मैं बिज़नेस स्कूल पढ़ा रहा हूँ। मेरा छोटा भाई जो है वो बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी पढ़ा रहा है। इससे जो छोटा है 3rd नंबर पे मेरा भाई, वो रिच डैड पुअर डैड पढ़ा रहा है। जो सबसे छोटा है वो अभी 5th क्लास में प्रमोट हुआ है, वो कैश फ्लो पढ़ा रहा है इस यंग एंटरप्रेन्योर क्लास में, जो ज़ूम में ही होती है। अच्छा, उसके अलावा जो है हम वॉलंटरीली सर्विसेज दे रहे हैं G13 वेलफेयर सोसाइटी को, और फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर इंस्टीट्यूशन, जिस तरह के पहले बताया कि वेलनेस और फाइनेंशियल जो है एजुकेशन जो है हम तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, नो चार्जेस। इसके अलावा जो है स्पिरिचुअल सर्विसेज जो हैं हमारी उसमें इंक्लूड होती हैं कुरान क्लासेस ट्रांसलेशन। हम प्रमोट भी कर रहे हैं कि कुरान को जो है तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए, पीपीआई मेथड के थ्रू। इसके अलावा जो है हम कुरान डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं तर्जुमा वाले, और इसके अलावा क्लीनिंग ड्राइव और हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, क्लीनिंग ड्राइव एंड एक्टिविटीज़। और इसके अलावा हम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सॉइल रिचार्ज को, जो आजकल के जो दौर में है, बल्कि आने वाले दौर में भी एक जो सबसे बड़ा जो
मसला है वो पानी का है। तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो है पानी को सेव कर रहे हैं, और सॉइल रिचार्ज मतलब कि पानी को वापस जमीन में भेज रहे हैं। आपने देखा हो कि अब सड़कें बनती जा रही हैं, कच्ची गलियां पक्की होती जा रही हैं, ठीक है। अब आज की यही थी मेरी आज का सेशन यहीं तक था। आप लोगों के किसी के क्वेश्चन हों तो पूछ सकते हैं। माइक अलाउ करती हैं सब पार्टिसिपेंट्स के लिए, अपना माइक ओपन करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इमरान, इमरान भी आप कुछ कह रहे हैं? माशाल्लाह आज राना अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा सेशन दिया। आज के टॉपिक के हवाले से आप कुछ बात करना चाहें?